नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 146वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे निमेटोलॉजी में एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है कॉमन क्रॉप निमेटोड्स, यानी कि जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रॉप है, मेजर क्रॉप्स, जिनके अंदर कुछ मेजर निमेटोड्स लगते हैं जो हमारी फसलों के प्रोडक्शन को गिराते हैं और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। हम आज केवल 3 निमेटोड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके आगे कि जो भी लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा निमेटोलॉजी में, ये सभी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से इसको मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लेक्चर और होगा निमेटोलॉजी में। तो ये सभी लेक्चर्स जो हैं वो आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर ये आप ये पढ़ लेंगे तो आपके जो और भी जो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स में मैंने कुछ चीजें जो छोड़ दी थी, स्किप कर दी थी, पीपीटी तो बना के लाया था लेकिन पढ़ाया नहीं था, तो वो सब भी चीजें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगी वो सब भी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हम 3 निमेटोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो है सीड गाल या फिर ईयर कोकल निमेटोड, और इसके साथ साथ सीरियल सिस्ट निमेटोड और पोटैटो सिस्ट निमेटोड। इन 3 निमेटोड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पौधे में लगते कैसे हैं, कहाँ पर लगते हैं, किस तरीके से डैमेज करते हैं, किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, इनका सिम्टम क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस समय बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप जो ये 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये 8 सब्जेक्ट आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, तो आप ये जो दिया गया क्यूआर कोड है इसको स्कैन करिए, और स्कैन करने के बाद 500 रुपए का पेमेंट करिए। 500 रुपए का पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट हम तक भेजना है। भेजेंगे कैसे, टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर जाके सर्च करिए @विजय कुमार गिरी 945। जितना इसे आप सर्च करेंगे, उसको सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर आपने जो पेमेंट किया है उसका उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। और इसके साथ साथ जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भेजना है। स्क्रीनशॉट के साथ क्या भेजना है, अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आप क्या चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो। उसके बाद आपको जो कोर्स है वो आपको आसानी से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारा जो सबसे पहला निमेटोड है, उसको हम कहते हैं सीड गाल या फिर ईयर कोकल निमेटोड। ठीक, इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो सीड गाल जो निमेटोड होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है अंगोनिया ट्रिटिसाई। नाम में लास्ट में ट्रेटिस आई लगा है, इस वजह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये वीट में लगने वाला एक तरीके का निमेटोड है, जो कि वीट की क्रॉप में लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से वीट में लगता है और हमारी जो बालियां होती हैं गेहूं की, उसको डैमेज करता है। अगर हम बात करें, इसमें जो एक टर्म है आपको दिख रहा होगा सीड गाल, तो इसमें ये गाल क्या होता है, गाल किसको कहते हैं, इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। एक गाल इज एन abnormal outgrowth or swelling on a plant caused by insect, mite, fungi, बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म लाइक निमेटोड। ध्यान से समझना है इसको। गाल किसको कहते हैं, जैसे मान लो कई बार आपने एक पत्ती देखी होगी। मान लो मैं यहाँ एक पत्ती आपको बना के दिखा रहा हूँ, जस्ट सेकंड, ध्यान से देखना। एक मान लो मैं एक यहाँ पर एक पत्ती बना रहा हूँ। पत्ती आप जैसे मान लो ये है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं एक पत्ती बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपको पत्ती मैंने बना दी, अब ध्यान से समझना। ये तो हो गई अपनी पत्ती। अब इसमें क्या हो सकता है, जब गाल इसमें फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको ऐसे बड़े बड़े आपको ऐसे दाने दिखेंगे। पत्तियों पर क्या लग जाता है, पत्तियों पर एक उभरा सा स्पॉट बन जाता है। अगर आप इसको पत्तियों में ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से पत्तियां हैं, तो इसमें इस तरीके से ऐसे उभरे उभरे जैसे फोड़ा निकलता है, उस तरीके से फुंसी जैसे निकलता है हमारे चेहरे पर। पिंपल्स निकलते हैं उस तरीके से, ऐसे पिंपल्स निकल जाते हैं पत्तियों पर, तो उनको हम क्या कहते हैं, गाल बोलते हैं। ये केवल पत्तियों पे नहीं होता है, ये स्टेम पर भी पाया जाता है, और जो भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वो सब जगह पर ये गाल फॉर्मेशन हो सकती है। तो यही गाल की बात कर रहे हैं। तो गाल क्या होता है, एक एबनॉर्मल आउट ग्रोथ होता है। आउट ग्रोथ का मतलब जो पत्तियों के बाहर इस तरीके से ग्रोथ निकल जाता है, या फिर स्वेलिंग जिसको हम फूला हुआ कहते हैं प्लांट में, वो क्यों होता है, जब किसी इंसेक्ट का, माइट का, फंजाई, बैक्टीरिया या अदर किसी ऑर्गेनिज्म का जब इस पे अटैक होता है, तो प्लांट के अंदर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है,
तो सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो क्योंकि न्यूक्लियस कई पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है और वहां पर फिर सेल डिवीजन भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो अब सेल डिवीजन और न्यूक्लियस के डिवीजन हो जाने की वजह से वहां पर एक आउटर ग्रोथ देखने को मिलती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं गाल। इसके अगर हम बात करें तो जो गाल निमेटोड है या सीड गाल निमेटोड, इसको पहली बार जेटी निधन ने डिस्कवर किया था 1743 में। और उसके बाद उन्होंने जब इसको डिस्कवर किया तो इसको इन्होंने नाम दिया था विब्रियो टेट्रिसाई दिया था। जैसे मैंने कल लेक्चर में पढ़ाया था कि जो सीड गाल निमेटोड है या ईयर कोकल निमेटोड है, ये जब इसको रिसर्च किया गया था जेटी निधन जी के द्वारा, तो उन्होंने इसको विब्रियो टेट्रिसाई बोला गया था, इसको बोला था। लेकिन फिर बाद में इसका नामकरण दोबारा चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया अंगुनिया टिटिसाई। क्या हो गया? विब्रियो की जगह पर अंगुनिया लगा दिया गया। तो अंगुनिया जो टिटिसाई ये नाम था, ये फिलिप जिम ने दिया था और 1936 में दिया था। ये फिलिप जिम जो थे, इन्होंने विब्रियो को क्या कर दिया था? अंगुनिया में कन्वर्ट कर दिया था। और फिर बाद में ये सीड गाल नेमेटोड का क्या नाम पड़ गया? अंगुनिया ट्रिटिसाई पड़ गया, जो कि हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया में इसको कब रिपोर्ट किया गया था, तो इंडिया में पंजाब जो है, पंजाब में 1919 में ये रिपोर्ट किया गया था। और किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था? मिलने एक थे, उनके द्वारा इसको रिपोर्ट किया गया था। अगर हम बात करें इस सीड गाल निमेटोड की, तो इस सीड गाल निमेटोड की वजह से एक एपिडेमिक आ गया था। कहाँ पर? बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहां पर किसानों ने खड़ी हुई फसल को अपने जला दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरीके की बीमारी हो गई थी, सीड गाल निमेटोड लग गया था। तो इस तरीके से जो क्रॉप्स थी वो डैमेज हो गई थी, इस वजह से किसानों ने इसको बर्न कर दिया था। ठीक। इसके बाद बात करें, दिस निमेटोड एसोसिएशन विथ ए बैक्टीरियम। ये जो निमेटोड होता है ये अकेले ही नहीं लगता है, इस निमेटोड के साथ साथ एक बैक्टीरिया आता है जिसको हम बोलते हैं कैल्वी वेक्टर। ये कैल्वी वेक्टर जो ट्रिटिसाई होता है, इसकी वजह से येलो ईयर रॉट या फिर टुंडू डिजीज लग जाता है। अगर ध्यान से हम आपको बताएं तो आप ध्यान से देखते होंगे कि जब ये टुंडू डिजीज लगती है तो टुंडू डिजीज का सिम्टम क्या होता है, ध्यान से समझना। टुंडू डिजीज जब हमारे प्लांट में लगता है तो जो इसके जो ईयर होते हैं, ईयर समझ रहे हो? ईयर का मतलब जो ये बालियां होती हैं, इनको बोटेनिकली ईयर बोला जाता है। तो जब ये टुंडू डिजीज लगता है, ये क्या कहते हैं, येलो ईयर या फिर टुंडू डिजीज, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैच्योरिटी होती है वो लगभग 40 दिन के और पहले ही आ जाती है। अब मैच्योरिटी पहले आ जाएगी तो सडनली आप देखोगे कि प्लांट जो है वो ग्रीन से व्हाइट हो जाएगा। जो इसका जो ईयर होता है यानी कि जो बालियां होती हैं, वो तुरंत ही क्या होंगी? ग्रीन से व्हाइट कलर में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो ये होता है टुंडू डिजीज का एक सिम्टम। तो ये जो अंगुनिया ट्रिटिसाई होता है, इसके साथ साथ एक वेक्टर आता है, सॉरी एक बैक्टीरिया भी रहता है और उसका नाम है कैल्वी वेक्टर ट्रिटिसाई। बात करेंगे, इट फर्स्ट फीड एज एक्टोपैरासाइटिकली एंड आफ्टर 3 मोल्टिंग इट्स बिकम एंडोपैरासिटिक। ध्यान से समझना, जैसे मैंने बताया था कि जो निमेटोड होते हैं उसमें 6 तरीके के, उसमें 6 टोटल मोल्टिंग होती है। 6 मोल्टिंग होती है जिसमें 4 लार्वल स्टेज का होता है, एक एग होता है और एक एडल्ट होता है। तो इस तरीके से इनके अंदर टोटल 6 मोल्टिंग होती है। तो जब तक इनकी 3 मोल्टिंग नहीं होती, ध्यान से समझना, जब तक इनकी 3 मोल्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, उससे पहले ये क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी कि बाहर से पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे, बाहर से होस्ट को खाएंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही 3 मोल्टिंग इनकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये क्या करेंगे? होस्ट के अंदर चले जाते हैं, अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और फिर ये इंडोपैरासाइट हो जाएंगे। तो ये इंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट दोनों तरीके से बिहेव करता है। स्टार्टिंग के 3 मोल्टिंग से पहले ये एक्टोपैरासाइट के तरीके से बिहेव करेगा और उसके बाद में फिर ये इंडोपैरासाइट के तरीके से बिहेव करने लगता है। सम स्पीसीज ऑफ अंगुनिया प्रोड्यूस गॉल ऑन द लीफ सरफेस, जैसे कि मैंने बताया कि लीफ सरफेस पे दिखता है, जैसे कि अंगोनिया टूमेफेकेंस और साइनोडॉन ट्रांसवेलेंस, साइनोड्रान ट्रांसवेलेंस और इसके साथ साथ अंगोनिया टूमेफेसेंस। ये दोनों जो स्पीसीज होती हैं अंगोनिया की, ये भी पत्तियों में गाल बनाने का काम करते हैं, यानी कि पत्तियों में इस तरीके से ये भी गाल बनाते हैं। अगला जो हमारी स्लाइड है,
उसमें हम बात करेंगे इसके सिम्टम की। तो सिम्टम जैसे कि मैंने बता दिया किस तरीके से होता है, गाल फॉर्मेशन तो बता ही दिया। इसके साथ साथ इसमें जो ग्रेन जो हमारा बनता है, उस ग्रेन में भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सीडलिंग लीव्स आर ट्विस्टेड एंड रिंकल्ड, यानी कि जो सीडलिंग की लीव्स होती हैं, ध्यान से समझना, सीडलिंग लीव्स की बात हो रही है। यानी कि जब हम इस गेहूं को फिर से क्या करेंगे, इसकी सोइंग करेंगे, तो ये जब सोइंग होगी इसकी, तो सोइंग के टाइम पर इसमें जो सीडलिंग से जो नई नई पत्तियां निकलती हैं, यानी कि जब प्रांकुर निकलता है, क्या कहते हैं उसको, प्रांकुर बोलते हैं हिंदी में। जर्मिनेशन के जस्ट बाद जो पत्तियां निकलती हैं, जो लीव्स निकलती हैं, ये क्या होती हैं, ट्विस्टेड रहेंगी और इनमें रिंकल पड़ा रहता है। यानी कि अगर हम इस तरीके का गेहूं को सोइंग करेंगे तो इस तरीके का सिम्टम हमको देखने को मिलेगा। सीडलिंग में फाइनली डाई, और जब ये सिम्टम ज्यादा होता है, यानी कि ये ज्यादा डैमेज प्लांट होता है, तो हमारी जो सीडलिंग होती है वो बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाती है, और कुछ ही दिनों बाद जर्मिनेशन के वो डेड हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, प्लांट शो प्रोफ्यूज टिलरिंग एंड इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस ईयर ऑलमोस्ट 30 to 40 डे बिफोर हेल्दी प्लांट। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें जो क्योंकि इसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो वीट में जो ईयर निकलता है, यानी कि जो बालियां निकलने लगती हैं, वो लगभग 30 से 40 दिन पहले ही निकल जाती हैं और वो व्हाइट कलर की हो जाती हैं। पूरी बाली जो जहां इन्फेक्टेड नहीं रहेगा, हेल्दी जो बाली होंगी, वो सभी ग्रीन कलर की होंगी। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके का सिम्टम हमको देखने को मिलता है। और ध्यान से समझना, जब इसमें निमेटोड लगा होता है तो इसमें टिलरिंग भी ढेर सारी होती है। अब टिलरिंग का ध्यान से मतलब समझना। जैसे मान लो कि एक ये सीड है, अब यहाँ सीड से एक प्लांट निकला, ठीक। अब यहाँ से जब ढेर सारे ऐसे प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होने लगेगी, यानी कि ढेर सारे ऐसे ऐसे निकलने लगेंगे, आगे जाके फिर यही इन्हीं पर फिर बालियां लगती हैं, यही एक पूरा अच्छा सा प्लांट डेवलप करते हैं। तो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल में ये जो टिलरिंग होती है ये थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इसमें सीड गाल नेमेटोड लग जाता है तो इनकी टिलरिंग ज्यादा होने लगती है, प्रोफ्यूज टिलरिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी घट जाता है, क्योंकि हमको मान लो 10 टिलर चाहिए, और 10 टिलर की जगह पे अगर 15 टिलर हो गया, तो न्यूट्रिएंट तो हम बढ़ा नहीं सकते। प्लांट का जो पूरी कैपेसिटी है वो 10 जगह पर ना होकर वो डिवाइड हो जाता है और 15 जगह पर चला जाता है, और 15 जगह पर हो जाने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। और जो ईयर का साइज है, यानी कि बालियों का जो साइज है, वो भी कम हो जाता है। बात करते हैं फाइनली सीडलिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय गल। और जब जब इसका जो डैमेज होता है, यानी कि जो डिजीज का जो इंसिडेंस है वो बहुत जब सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तो सीड की जगह पे गाल फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे ये ज्यादा सीवियर नहीं था, तो देखो यहाँ पर गेहूं बना हुआ है लेकिन थोड़ा सा काला काला है। लेकिन जब बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तो गाल की जगह पे इस तरीके के, सॉरी, सीड की जगह पर, सीड जो होता है, उस सीड की जगह पर इस तरीके से गाल बन जाते हैं। तो ये सिम्टम हमको देखने को मिलता है जब सीड गाल निमेटोड लगता है। The most important characters of this nematode is the conservation of grain in कोकल और गाल्स, यानी कि ये गाल्स का कंजर्वेशन हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है इसका, इस निमेटोड का। नॉर्मल जो होगा गेहूं, तो वो उस तरीके से होता है, लेकिन जब इसमें गाल फॉर्मेशन हो जाती है तो इस तरीके से ये ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो जो ये सीड गाल निमेटोड होता है, इसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साल्ट फ्लोटेशन हम कर सकते हैं। साल्ट फ्लोटेशन का क्या मतलब होता है, यूज ऑफ 20% साल्ट ब्राइन सॉल्यूशन फॉर वॉशिंग ऑफ सीड्स इन वेरी इज वेरी इफेक्टिव कंट्रोल मेथड। ध्यान से समझना, इसमें हम साल्ट का यूज कर सकते हैं, साल्ट का नाम है ब्राइन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लो 20%, मान लो अगर हमको 100 लीटर का बनाना है सोल्यूशन, तो 100 लीटर में हम क्या करेंगे, 2 किलो उसमें हम नमक डाल देंगे, तो इससे हमारा जो सोल्यूशन है वो 20% का बन जाएगा। और इसके बाद इसमें हम गेहूं को क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, गेहूं को थोड़ी देर तक इसमें धो देंगे, और धुलने के बाद फिर अगर हम इसकी सोइंग करेंगे, तो हमको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये भी काफी अच्छा मेथड माना जाता है। 54 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को गर्म कर लो, और पानी जब 54 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म रहे, तो उस पे गेहूं को उसमें 10 मिनट तक रख दो,
तो इससे जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो जाने की वजह से जो निमेटोड के जो स्पोर्स होते हैं वो सभी डैमेज हो जाते हैं। और जब ये सभी अच्छे से डैमेज हो जाएंगे तो हमारी जो फसल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ध्यान से समझना एक चीज, जब हम अपने गेहूं के सीड का जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं हॉट वाटर से, तो हॉट वाटर से ट्रीटमेंट करते समय हमको ये एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर 54 से ज्यादा हो गया तो आप ये जरूर समझ लेना कि आपकी जो सीडलिंग है ये बिल्कुल फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सीडलिंग के अंदर एम्ब्रायो होगा वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। और अगर एम्ब्रायो डेड हो जाएगा तो हमारा जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इस वजह से वी हैव टू इंश्योर दैट टेम्परेचर मस्ट नॉट बी एक्सीड फ्रॉम 54 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज्यादा हो गया तो क्रॉप हमारी डैमेज हो सकती है। बात करेंगे क्रॉप रोटेशन आल्सो यूजफुल मेथड टू escape इन्फेस्टेशन ऑफ निमेटोड, क्योंकि इसका जो होस्ट होता है ये केवल गेहूं पे लगता है या फिर गेहूं से जुड़ी जो कुछ और फसलें हैं उनमें लगता है। तो इस वजह से हमको ऐसी क्रॉप ग्रो कर लेनी चाहिए 1 से 2 साल तक, जब इसको होस्ट ना मिले। तो अगर होस्ट नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे जो होगा निमेटोड की जो पॉपुलेशन है वो घट जाएगी। और जब पॉपुलेशन घट जाएगी तो फिर अगली बार फिर हम क्या करते हैं, फिर बीट का हम क्रॉप बीट की क्रॉप फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो यानी कि क्रॉप रोटेशन भी हम लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रेजिस्टेंट वैरायटी की, तो बहुत ही एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि अभी वीट की कोई भी रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप नहीं कर पाए हैं। कोई भी ब्रीडर अभी इसकी कोई अच्छी सी वैरायटी डेवलप नहीं हो पाई है जो कि न्यूट्रिएंट के प्रति, सॉरी, जो निमेटोड के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंट हो। तो कोई ऐसी वैरायटी है नहीं। इसी वजह से हमको केवल ये 3 मेथड यूज करने चाहिए। और एक सबसे अच्छा रामबाण मेथड है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें निमेटोड लगा हुआ है तो स्किप कर दो। स्किप कर दो और कह दो कि इस सीड को हम तो यूज ही नहीं करेंगे। ठीक, वो सबसे अच्छा मेथड है। बात करेंगे सीरियल सिस्ट निमेटोड। सीरियल सिस्ट निमेटोड की अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है हेट्रोडोरा एवनी। क्या होता है? हेट्रोडेरा हेटेरोडोरा हेट्रोडोरा एवनी। इसमें सिस्ट नेमेटोड जो होता है ये सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। अभी सिस्ट क्या होता है इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सिस्ट नेमेटोड की वजह से एक मोलिया डिजीज लगती है गेहूं में और बार्ले में। गेहूं और जौ जो होता है उसमें एक मोलिया डिजीज लगता है। और अगर हम बात करें इसका जो साइंटिफिक नेम है हेट्रोडोरा एवनी, इसमें जो हेट्रोस होता है, हेट्रोस का मतलब होता है डिफरेंट और डेरास का मतलब होता है स्किन। यानी कि जितने भी हेट्रोडेरा के निमेटोड होते हैं सबका जो स्किन होता है ये हमेशा डिफरेंट 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 टाइप का होता है। यानी कि इनकी स्किन हमेशा अलग अलग शेप की होती है। और एक चीज और ध्यान देना कि जो भी हेट्रोडेरा यानी कि जो सीरियल सिस्ट निमेटोड होता है उनकी जो फीमेल होती है वो लेमन शेप की होती है। लेमन शेप कैसा होता है? जैसे आप जब क्या करोगे, नींबू को निकालोगे तो नींबू आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। नींबू का जो एक एक फांका निकालते हैं हम लोग, उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेमन शेप। तो इसकी जो सीरियल सिस्ट निमेटोड की जो फीमेल होती है वो कैसी होती है? वो लेमन शेप की होती है। अगला है फीमेल हैव जिग जैग पैटर्न। इसकी जो बॉडी होती है फीमेल की, इसकी बॉडी पर इस तरीके से ऐसे जिग जैग पैटर्न बने होते हैं। तो ये जिग जैग पैटर्न होता है लैक लाइक पैटर्न ऑन द बॉडी नोन एज सिस्ट वॉल पैटर्न। एक तरीके के वॉल पैटर्न पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सिस्ट वॉल पैटर्न। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से इनकी स्किन होती है। अगर हम सिस्ट नेमेटोड की बात करें तो इंक्लूड जीनर हेट्रोडेरा और ग्लोबे ग्लोबोडेरा। यानी कि हेट्रोडेरा और ग्लोबोडेरा ये दो जीनस हैं सिस्ट नेमेटोड के। और दोनों के एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये क्या करते हैं, रिटेंशन एग एंड लार्वा विद इन मैच्योर फीमेल बॉडी which turn into ब्राउन और ब्लैक हार्ड बॉडी आफ्टर इट्स डेथ। ध्यान से समझना, जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सीरियल सिस्ट नेमेटोड होता है तो इसमें ये जो सिस्ट होता है इसको इसको क्यों कहते हैं, वही ये चीज बोल रहा है
कि जो सिस्ट नेमेटोड होते हैं उसमें दो दो जीनस आते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जीनस और स्पीसीज जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें दो चीजें होती हैं, तो आगे वाला ये जीनस होता है, पीछे वाला स्पीसीज होती है। तो जो सिस्ट नेमेटोड होता है इसमें दो जीनस पाया जाता है, एक तो होता है हेट्रोडेरा और एक तो होता है ग्लोबोडेरा। तो चाहे हेट्रोडेरा हो और चाहे ग्लोबोडेरा हो, इनमें एक तरीके का यूनिक करेक्टर पाया जाता है। और वो करेक्टर ये होता है कि जब फीमेल जो होती है इसकी, वो एग को और लार्वी को, यानी कि जो निमेटोड के एग होते हैं और जो लार्वी होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब भी अपनी बॉडी में रखे रहती है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही एग या लार्वा जैसे ही मैच्योर होता है, फीमेल उसको अपनी बॉडी से निकाल देती है, लेकिन इसमें ये नहीं होता है। हेट्रोडेरा और ग्लोबोडेरा में ये कंडीशन नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एग और लार्वा दोनों मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद भी फीमेल इसको अपनी बॉडी में बहुत दिनों तक रखे रहती है। और बहुत दिनों तक रखे रहने की वजह से ये जो लार्वी या एग होते हैं, ये ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की हार्ड बॉडी बना लेते हैं, जिसको आगे चलकर हम लोग बोलते हैं सिस्ट। अब जो फीमेल क्या करेगी, फीमेल इसको निकालेगी नहीं अपनी बॉडी से, और एक टाइम के बाद क्या होगी, फीमेल मर जाएगी। तो अगर फीमेल मर जा रही है और फीमेल मर जाने के बाद भी इसमें एक ब्राउन और ब्लैक कलर का हार्ड टाइप का एक चीज बन जाता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। तो यहीं से निकला हुआ है सिस्ट नेमेटोड। अगर हम ध्यान से समझे तो ये जो सिस्ट होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर एग और लार्वा, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। किसके, चाहे वो हेटेरोडेरा हो और चाहे फिर वो ग्लोबोडेरा हो, इन दोनों जीनस के जो नेमेटोड होते हैं उनके अंदर सिस्ट इसी तरीके से बनता है। सिनकाइटियम, सिनकाइटियम इज फॉर्म एट फीडिंग साइड ऑफ द सिस्ट नेमेटोड। जो सिस्ट नेमेटोड होता है ये जहां पर प्लांट को डैमेज करता है, होस्ट का जो डैमेजिंग पार्ट होता है वहां पर इस तरीके का सिनकाइटियम फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके के जो नेमेटोड होते हैं। अगर हम सिनकाइटियम की बात करें तो सिनकाइटियम इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड cell that forms when multiple cells fuse together or when a single cell undergoes nuclear division without a cell division। ध्यान से समझना, ये सिनकार्डियम कब बनता है, ये जो सिस्ट नेमेटोड जब प्लांट को खाता है उनको डैमेज करता है तो वहां पर सिनकार्डियम बनाता है। तो ये सिनकार्डियम बनता कैसे, जब ये निमेटोड किसी सेल को खाएगा तो क्या होगा, दो सेल या तीन सेल आपस में फ्यूज होके एक बड़ी सी सेल बना लेंगी। और जब ये सेल बनाती हैं तो इनके अंदर का जो छोटा छोटा न्यूक्लियस होता है, ये तीनों न्यूक्लियस जो पहले तीनों अलग अलग सेल में था, ये बाद में तीनों एक ही सेल में पहुंच जाता है। अब क्योंकि ये तीनों एक ही सेल में पहुंच चुका है, तो इस वजह से क्या होगा, एक तरीके का सिनकाइटियम बन जाता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लो कि कोई एक सिंगल सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस है, लेकिन जब निमेटोड ने इसको खाना शुरू किया तो क्या हुआ कि ये जो निमेटोड है, ये सॉरी ये जो न्यूक्लियस है, ये फिर दो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक ही सेल में दो या दो से अधिक, दो तीन चार न्यूक्लियस जब बनने लगते हैं, तो चाहे ये कंडीशन हो जिसमें तीन चार कोशिकाएं मिलके, सबका न्यूक्लियस मिलके एक बड़ी सी कोशिका बना लेता है, और चाहे एक ही कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सेल डिवीजन तो नहीं होगा, यानी कि कोशिका अलग नहीं होगी, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस है वो बाहर बाहर डिवाइड हो जाता है, तो चार पांच न्यूक्लियस बन जाता है, जिसकी वजह से सिनकाइटियम बन जाता है। ये क्यों बनता है, क्योंकि वहां पर निमेटोड बराबर जो सेल्स होती हैं उनको डैमेज करता रहता है, उनको खाता रहता है। अगर सिस्ट नेमेटोड की बात करें तो इनके जो होस्ट होते हैं ये काफी स्पेसिफिक होते हैं, ध्यान से समझना। जितने भी सिस्ट नेमेटोड हैं इनके होस्ट काफी स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक होस्ट का मतलब ये सभी प्लांट्स को नहीं डैमेज करेंगे। जैसे अगर कोई निमेटोड है हेट्रोडेरा का, उसमें एक कोई उसका एक कैरेक्टर है उस जीनस का कि केवल वो वीट में लगेगा, तो वो केवल वीट में ही लगेगा, वो पैडी में नहीं लगेगा। पैडी में लगने के लिए कोई फिर दूसरा निमेटोड होगा। तो ये काफी ज्यादा होस्ट स्पेसिफिक निमेटोड होते हैं जितने भी सिस्ट निमेटोड होते हैं। जैसे
अगर हम पिजन पी की बात करें तो पिजन पी का जो सिस्ट नेमेटोड होता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोडेरा कजानी, नाम से ही पता चल रहा है, कजानी केजनस कजान, जो कि अरहर का साइंटिफिक नेम होता है। ये एक तो हेटेरोडेरा कजानी में नुकसान पहुंचाता है। हेटेरोडेरा कजानी जो होता है वो पिजन पी का सिस्ट नेमेटोड, ये एक तो पिजन पी बोले तो अरहर में नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी जो पल्सेस वाले जो और भी दलहनी फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। बात करेंगे सुगर बीट सिस्ट नेमेटोड। तो जो सुगर बीट सिस्ट नेमेटोड होता है, इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम होता है हेट्रोडेरा स्कैथी। क्या होता है? हेट्रोडेरा स्कैथी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सुगर बीट सिस्ट नेमेटोड। ये जो होता है सुगर बीट सिस्ट नेमेटोड, इसका जो स्पेसिफिक होस्ट होता है इस नेमेटोड का, वो केवल और केवल सुगर बीट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चुकंदर बोलते हैं। तो चुकंदर में लगता है हेट्रोडेरा स्कैंथी लगता है। फिर बात करते हैं सोयाबीन सिस्ट नेमेटोड की, जिसको कहते हैं हेट्रोडेरा ग्लाइसिन। इट में येलो इट काजेज येलो डॉर्फ डिजीज ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन में जो येलो डॉर्फ डिजीज लगता है, ये किसकी वजह से लगता है? सिस्ट नेमेटोड की वजह से लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम है हेट्रोडेरा ग्लाइसिन। फिर इसके साथ साथ हेट्रोडेरा ओराइजी कोला। हेट्रोडेरा ओराइजी कोला जो कि पैडी का सिस्ट नेमेटोड है, और ये काफी ज्यादा सीरियस पेस्ट होता है राइस में। और ये देखने को कहाँ मिलता है? केरला में, उड़ीसा में, हरियाणा में, जहां पर अपलैंड है और राइस ग्रोइंग एरिया। कहने का मतलब जहां पर पानी की वाटर लॉगिंग कंडीशन जहां पर नहीं होती। ध्यान से समझना, अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो गई, अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन है तो निमेटोड लगने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो क्योंकि ये अपलैंड है, तो अपलैंड होने की वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन थोड़ी कम होती है केरला, उड़ीसा, हरियाणा में। इस वजह से यहाँ पर इस तरीके के निमेटोड लग सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैंने जितने भी निमेटोड बताए हैं, इन सबके साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लेना, क्योंकि साइंटिफिक नेम ही पूछे जाते हैं। और ये सभी चीजें जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे जेआरएफ और एसआरएफ, केवल उसमें पूछे जाते हैं। कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम होती है। जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम इन द सेंस ऑफ, जैसे जो बी ग्रेड और सी ग्रेड की जो नौकरियां होती हैं, जैसे एजीटीए हो गया, या फिर इसके साथ सुपरवाइजर हो गया, या फिर मध्य प्रदेश में जो आती है बी ग्रेड और सी ग्रेड की नौकरी, उनमें ये सब चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं निमेटोड से रिलेटेड। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कोई पीसीएस लेवल की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या आईएएस लेवल की, तो उसमें ये सभी चीजें निमेटोड से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। लेकिन ज्यादातर जो पूछा जाता है वो साइंटिफिक नेम ही पूछा जाता है। और पूछा जाता है जैसे सीरियल सिस्ट निमेटोड है या पिजन पी सिस्ट निमेटोड है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यही पूछा जाएगा। अगर हम बात करें डैमेज की, तो डैमेज जितने भी निमेटोड होते हैं, उनका जो डैमेजिंग का सिस्टम होता है वो मैंने पहले ही दिन बताया था कि ये ज्यादातर रूट को डैमेज करते हैं। तो जो प्लांट की रूट होती है वो एक ही तरीके से डैमेज करेंगे, रूट को खाएंगे और खा खा के ही डैमेज करेंगे। अब जब प्लांट डैमेज होने लगता है तो कई बार उसमें दूसरी दूसरी डिजीज लगती है। तो इन्हीं डिजीज को भी हमको पढ़ना जरूरी है। बाकी निमेटोड्स के जो डैमेज का सिम्टम है वो लगभग सब में बराबर होता है, अगर उसमें डिजीज ना लगे। डिजीज लगता है तो डिजीज का एक अपना भी सिम्टम हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर डैमेज की, तो ये जो सीरियल में जो सिस्ट नेमेटोड लग रहा है, ये किस तरीके से डैमेज करता है? तो डैमेज करेगा सबसे पहले तो इसका जो जुवेनाइल, इसका J2 जो होता है, यानी कि इसमें जो जुवेनाइल 2 वाला जो स्टेज होता है वो इनएफेक्टिव होता है। इन ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है, यानी कि ज्यादातर इन्फेक्शन, ज्यादातर जो डैमेज होती है हमारी क्रॉप, इसी स्टेज में ये करता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोले तो 3 एग पर ग्राम ऑफ सॉइल। ध्यान से समझना, अगर हमारी सॉइल जो है, 1 ग्राम हमने सॉइल उठाई, क्या करा? 1 ग्राम हमने सॉइल को ले लिया, और इसमें फिर हमने देखा, अगर हमको 3 एग मिल रहे हैं निमेटोड के, तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है। इसके नीचे है, अगर 2 है या 3 या 1 एग मिल रहा है, इस तरीके से हमको मिल रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही 3 एग से फिर 4 एग हो जाए, यानी कि एग की संख्या 4 या 5 मिलने लगे हमको पर ग्राम सॉयल में, तो इसका मतलब ये है कि अब ये
इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जो कि मैं एंटोमोलॉजी में पढ़ाया था, अब उस लेवल से ऊपर पहुंच चुकी है निमेटोड की जनसंख्या। इस वजह से अब हमको कंट्रोल मेजर कंट्रोल मेजरमेंट करनी चाहिए, कंट्रोल मेजर करना चाहिए, जिससे इसकी जो पॉपुलेशन है उसको हम घटा सके। मैनेजमेंट ऑफ सीरियल सिस्ट नेमेटोड की अगर हम बात करें तो इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो हम क्रॉप रोटेशन लगा सकते हैं, जैसे मस्टर्ड लगा दो या फिर चिकपी लगा दो। इसकी वजह से हम इसके पॉपुलेशन को रोक सकते हैं, और अगली बार जब इनकी पॉपुलेशन घट जाए तो फिर हम दोबारा क्रॉप लगा सकते हैं। तो पहला तो हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अर्ली सोइंग कर सकते हैं। जब हम अर्ली सोइंग करते हैं तो जो डैमेज का काम होता है, ये निमेटोड जो डैमेज करता है वो कम कर पाता है। इसके साथ साथ डीप प्लॉइंग कर देंगे। अगर हम डीप प्लॉइंग कर देंगे तो जो निमेटोड के एग हैं, जो कि सुसुप्ता अवस्था में मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं, वो सभी डेड हो जाएंगे, सभी डैमेज हो जाएंगे। और जब ये सभी चीजें डैमेज हो जाएंगी तो हमारी जो फसल होगी वो सुरक्षित हो जाएगी। तो एक तो डीप प्लानिंग कर सकते हैं, अर्ली सोइंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। और रही बात, इसमें हम वीट की कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी आती है, जिसमें राज MR1 करके एक वैरायटी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको जरूर याद कर लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीट की निमेटोड के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है, राज MR1। तो इसको जरूर याद कर लेना कि हाँ ये क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बार्ले की कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी है, जैसे RD 2052 है, RD 2035 है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी है राज किरण, जिसको हम RD 383 बोलते हैं। ये JRF में भी पूछा गया है। तो ये जो RD 383 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम राज किरण भी कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो इसको भी जरूर याद कर लेना कि ये किसकी वैरायटी है। ये है बार्ले की वैरायटी। और RD 383 किसकी है, ये वीट की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, ये वीट की वैरायटी है। तो ये दोनों चीजें याद कर लेना कि राजकिरण बार्ले की निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है, और RD 353 जो है राज सॉरी क्या कहते हैं, गलत हो गया। ये RD 353 RD 383 जो है, ये और ये राजकिरण दोनों एक ही है। ये राज MR1 जो है ये वीट की है। तो ये चीजें जरूर याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हमारा जो अगला निमेटोड है वो है पोटैटो सिस्ट निमेटोड। जैसे अभी मैंने सीरियल सिस्ट निमेटोड पढ़ाया, उसी तरीके से पोटैटो सिस्ट निमेटोड होता है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो ग्लोबोडेरा जो होता है, रोस्टोचाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस जो होता है, ये पोटैटो सिस्ट निमेटोड का जो है वो साइंटिफिक नेम होता है। अगर हम बात करें सिस्ट की, तो सिस्ट क्या होता है, ए सिस्ट इज ए, जैसे अभी मैंने बताया, देखो सिस्ट बता दिया और गाल बता दिया। सिस्ट इज ए क्लोज सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट कैन बी फिल्ड विथ फ्लूइड एयर और सेमी सॉलिड मटेरियल। इट कैन फॉर्म इन टिश्यूज एनीवेयर इन द बॉडी। ये सिस्ट होता है, जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये जो सफेद सफेद छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। बात करेंगे गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो। गोल्डन निमेटोड जो होता है पोटैटो का, वो पहली बार रिपोर्ट किया गया था FGW जोन्स ने 1961 में नीलगिरी हिल्स में सबसे पहली बार इसको रिपोर्ट किया था, इस तरीके के निमेटोड को। इट फीड पेरिसाइकिल कॉर्टेक्स विथ रिजल्ट formation of nurse cells syncytium developed which provide nutrient to female throughout development। ध्यान से समझना, जब ये डैमेज करना स्टार्ट करता है तो डैमेज करके सिनकाइटियम बनाता है। सिनकाइटियम क्या होता है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। तो सिनकाइटियम बनाएगा, और ये सिनकाइटियम जब बन जाता है तो इसी की मदद से जो फीमेल होती है उसको न्यूट्रिएंट मिलने लगता है पूरे उसके डेवलपमेंट के लिए। स्टार्टिंग में पहले सिनकाइटियम बनेगा, फिर वहीं से वो धीरे 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 अपना न्यूट्रिएंट लेना शुरू कर देती है, अपनी जो फीमेल होती है वो। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसको मैनेज करने के लिए भारत में जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो है लेजिस्लेटिव मेथड। ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो पोटैटो सिस्ट निमेटोड है इंडिया में केवल एक जगह पर लगता है, वो भी नीलगिरी हिल्स में। तमिलनाडु का जो नीलगिरी हिल्स है, केवल वहीं पर ये पोटैटो सिस्ट निमेटोड देखने को मिलता है।
इस वजह से यहाँ पर जो आलू ग्रो करी जाती है, इसको पूरे भारत में अगर हमको भेजना है, इसको पूरे भारत में अगर मार्केटिंग करनी है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके लिए एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है, जो कि वहाँ की एक बॉडी है, जिसको हम फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट बोलते हैं। एक तरीके का ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अगर वहां पर ये आलू ग्रो किया गया है। तो लेजिस्लेटिव मेथड होता है, जिसमें डोमेस्टिक क्वारंटाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट अगेंस्ट ग्लोबोडेरा नॉट कैरी infested potato tuber without phytosanitary certification issue from नीलगिरी टू अदर पार्ट ऑफ कंट्री। ध्यान से समझना, नीलगिरी में जो पैदा होने वाला आलू है, अगर इसको हम चाहते हैं कि देश के अन्य कोने में बिके, तो इसके लिए सबसे पहले उसको एक फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, जो कि नीलगिरी में ही बनता है। क्या किया जाएगा कि वहां से आलू का सैंपल लिया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि उसमें पोटैटो सिस्ट निमेटोड के स्पोर्स हैं कि नहीं है, इसमें ये निमेटोड पाया तो नहीं जा रहा है। अगर पाया जाएगा तो इसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और अगर इसको सर्टिफिकेट मिल गया तो यानी कि इसमें निमेटोड नहीं था, फिर इसको हम पूरे भारत में कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। तो ये होता है जो सर्टिफिकेशन का मेथड होता है, जिसको हम लेजिस्लेटिव मेथड बोलते हैं। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि पूरे भारत में ये चीजें ना फैल जाएं। इसके साथ साथ हम पोटैटो की रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कुफरी स्वर्णा जो है, ये सबसे अच्छी वैरायटी है जो कि ग्लोबोडेरा स्पीसीज के प्रति रेजिस्टेंट होती है। तो ग्लोबोडेरा के प्रति ये जो रेजिस्टेंट वैरायटी है कुफरी स्वर्णा, ये काफी ज्यादा जरूरी है। इस वजह से इस चीज को आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, which ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज स्विस्ट निमेटोड वेराइटी ऑफ पोटैटो। इस तरीके से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये कुफरी स्वर्णा जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। बात करेंगे फ्यूमेगेंट्स की, तो जो मिथाइल ब्रोमाइड होता है, एक्सपोजर ऑफ 5 से 6 घंटे, पाँच पाँच से 6 घंटे अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड के फ्यूमेगेंट होता है, इसके एक्सपोजर में अगर हम आलू को रख दें, तो इससे हम मैनेज कर सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर मान लो कोई एक ऐसा आलू है जो कि पोटैटो सिस्ट निमेटोड से क्या है, ससेप्टेबल है, इसमें पोटैटो सिस्ट निमेटोड पाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक फ्यूमिगेंट आता है, यानी कि एक ऐसा केमिकल होता है जो कि गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? गैस रिलीज करता है। और जब इस गैस के संपर्क में हमारा आलू आएगा, तो क्या होगा, इसके अंदर के जो नेमेटोड हैं वो सभी डेड हो जाएंगे। तो लगभग 5 से 6 घंटे ये मिथाइल ब्रोमाइड का जो गैस होती है, उसके संपर्क में अगर हम आलू को रख देते हैं, तो इससे भी हमको निजात मिल जाती है। ध्यान से हम समझते हैं फ्यूमिगेंट्स होता है, ध्यान से समझ। एक मैंने एक कमरा बना दिया, ठीक, ये एक बढ़िया कमरा बना दिया, एयर टाइट कमरा है। ध्यान से समझना, एक एयर टाइट कमरा मैंने ऐसे बना दी। अब क्योंकि ये कमरा जो है वो एयर टाइट है, तो इसमें हवा जाएगी नहीं। फिर इसमें मैंने क्या कर दिया, पोटैटो रख दिया। अब इसमें क्योंकि पोटैटो रख दिया है, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें मेथाइल ब्रोमाइड डाल देंगे। अब मेथाइल ब्रोमाइड जब इसमें जाएगा, तो वहां पर ये गैस रिलीज करेगा, और फिर ये गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो क्योंकि कमरे में आलू है, तो आलू से भी गैस का संपर्क हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो पूरा चैम्बर है, ये चैम्बर किस तरीके का है, ये पूरा का पूरा चैम्बर एयर टाइट है, तो इसमें से जो गैस बनेगी वो गैस बाहर निकल नहीं पाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा ये आलू है, ये सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी निमेटोड होंगे वो सभी अच्छे से डैमेज हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, जिससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। तो इसमें आप स्कैन करिए, और जितना आप मदद कर सकते हो उतनी आप मदद करिए। इसके साथ साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। बाकी जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।